नमस्ते। देखिए, पॉलिटी की दूसरी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग से। देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में कोई अनुच्छेद नहीं है। इसकी स्थापना संथानम आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी। देखिए, 2003 में से केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया है। देखिए दोस्तों, इसके जो भी ये निकाय है केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें एक तो अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और इसके सदस्यों के 65 वर्ष तक अधिक रूप में नियुक्त हो सकते हैं। और कार्यकाल के पश्चात जो आयुक्त होते हैं, ना तो केंद्र की सरकार और ना ही राज्य सरकार में किसी भी पद पर नियुक्त हो सकते हैं। तो ये केंद्र सरकार के ये मतलब है क्या? केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या दोस्तों? केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है जो 1964 में 1964 में केंद्र सरकार द्वारा इसे पारित और प्रसारित का गठन किया गया था। देखिए दोस्तों, अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जय के तहत हैदराबाद और कर्नाटक विशेष स्थिति प्रदान की गई है। देखिए दोस्तों, हमारे संविधान में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। जैसे सबसे पहले 371 में गुजरात को और महाराष्ट्र को विशेष दर्जा दिया गया है, और उसी प्रकार 371A के तहत नागालैंड को दर्जा दिया गया है, और फिर 371B के तहत असम राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है, और फिर 371C के तहत मणिपुर को, और उसी प्रकार डी में आंध्र प्रदेश को दिया गया है, और फिर ई में तेलंगाना को विशेष दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत में केशवानंद भारती विवाद 1973 में स्पष्ट किया गया। क्या संविधान के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे को केशवानंद भारती विवाद 1973 में स्पष्ट किया है, यह सत्य है। उसके बाद पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन, ये हमने पहले भी देखा है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होते हैं। ये आपको पता ही है। ठीक है दोस्तों, अब संविधान की प्रस्तावना को विधिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना को विधिक रूप से लागू किया जा सकता है या नहीं, तो नहीं लागू किया जा सकता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्यों में पर्यावरण, क्या दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन और वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान दिए गए हैं। ये भी सत्य बात है। आर्टिकल में दिए गए हैं कि मूल कर्तव्य और मूल राज्य के नीति निर्देशक में वन और वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रावधान दिए गए हैं। अब आता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43A के माध्यम से श्रमिकों का प्रबंधन में भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। यह भी सही है। और फिर कथन और कारण की क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता? ठीक है दोस्तों, सही कह रहा है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। ये दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करता। व्याख्या नहीं करता। ठीक है दोस्तों, अब क्या कहता है कि केसी व्हीलर ने कहा है कि भारतीय संविधान एक अर्धसंघात्मक है। क्या दोस्तों, भारतीय संविधान एक अर्धसंघात्मक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में बताया गया है। अब धन विधेयक के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में वर्णित किया गया है।
देखिए दोस्तों, जो बजट होता है, बजट संविधान के आर्टिकल 112 में वर्णित है। तो धन विधेयक को संविधान के 110 में दिया गया है। और धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जो अनुच्छेद 110(3) के तहत करता है। और ये राष्ट्रपति की सिफारिश से ही, क्या दोस्तों, ये राष्ट्रपति की सिफारिश से ही केवल लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया जा सकता है, जो आर्टिकल 117 के तहत दिया गया है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के आधार पर केवल लोकसभा में ही इसे प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। अब कथन और कारण का क्वेश्चन है। केंद्रीय कानूनों में संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकार है। क्या दोस्तों? कि केंद्रीय कानूनों के संवैधानिक वैधता के संबंध में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को अनन्य अधिकार है। सर्वोपरि क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। ये सत्य बात है। अब कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का एक संरक्षक है। ये भी दोनों ही बात सत्य हैं। भारत में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। RS प्री के लिए ये इम्पोर्टेंट कथन है। पूछ सकते हैं कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। अब भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय पूछे हैं? कितने विषय हैं दोस्तों? 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची, कौन सी? 6ठी अनुसूची में प्रावधान है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को लागू होता है। अब ये अनुसूचियों के बारे में है कि दोस्तों, ये जो अनुसूचियां हैं कि 6ठी अनुसूची के मामले में राज्य का कार्यकारी अधिकार होता है कि वहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र घोषित करे। क्या दोस्तों? 6ठी अनुसूची में जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को लागू होता है, इसमें 4 उत्तरवर्तीय राज्य हैं जिसमें जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। क्या दोस्तों? जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं इनके लिए। और जो अनुसूची 5 है, क्या अनुसूची जो 5 है, उसमें इन 4 राज्यों को छोड़कर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम छोड़कर अन्य राज्यों पर जो राष्ट्रपति के निर्देश से जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। और राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में और अनुसूचित जनजातियों में प्रशासन के नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार 6ठी अनुसूची और 5वीं अनुसूची होगी। तो अब 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, थोड़ा यहीं पर देख लेते हैं। तो 7वीं अनुसूची में आपको पता ही है, सूचियाँ दी गई है 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियाँ दी गई हैं। और फिर अनुसूची 8 में क्या है? तो 8 में 22 भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। जो पहले 14 भाषाएं थी, अब 22 हैं। और 8वीं अनुसूची के बाद में तो देखिए दोस्तों, 10वीं अनुसूची में क्या है? तो 10वीं में दल बदल का प्रावधान किया गया है। अब देखो, 6ठी अनुसूची में क्या, तो भारतीय संविधान के, क्या दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 10 में आर्टिकल 244 में इन 5वीं और 6ठी अनुसूची का वर्णन किया गया है कि कोई भी क्षेत्र में ये जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम संघात्मक सरकार ब्रिटेन में लागू शुरू हुई थी, ये भी राइट। भारत में संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, सत्य है ये भी। संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है, यह भी सत्य। याद रखिए कि भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिकवादी जैसे भागों, क्या बोल रहा है कि भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं प्री के अंदर। एक नई अखिल भारतीय सेवा के सर्जन के लिए प्रस्तुति करना राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। देखिए दोस्तों, ये जो राज्यसभा को एक विशेष अधिकार है आर्टिकल 312 के तहत कि वो एक नई अखिल भारतीय सेवा का सर्जन कर सकता है। और बिना, क्या बोल रहा है कि बिना
अनुमति के 60 दिन से संसद में अनुपस्थित रहने पर सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगर कोई सांसद संसद में 60 दिन से अधिक समय के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ये भी पूछ सकता है। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। देखिए, तो राज्यसभा में जो विधान परिषद होती है, विधानमंडल में राज्य में कोई विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट बात हो जाती है क्योंकि राज्य से रिलेटेड है कि विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। अब भारत में भाषा के आधार पर क्या दोस्तों, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ये भी राइट है। ठीक है दोस्तों, इससे अगली क्लास